बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट जो लेक्चर था वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल का था। होपफुली आपको समझ में एक्शन पोटेंशियल का था। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। आज इवेंट्स जो हैं फर्स्ट ऑफ ऑल उसको हम समराइज करते हैं कि क्या इवेंट्स थे जिनके हवाले से हम बात कर रहे थे। तो जो पहली चीज़ है वो ये है कि एट द टाइम ऑफ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की मेंटेनेंस के लिए जो पोटेशियम की जो कंडक्टेंस होती है वो 50 to 100 टाइम्स ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू सोडियम। ठीक है, हम बात कर चुके हैं यहाँ पे। ठीक है जी, 50 to 100 टाइम्स ज्यादा होती है। पोटेशियम कंडक्टेंस और ये मेंटेन कर रहा होता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। लेकिन एट द ऑनसेट ऑफ एक्शन ऑफ पोटेंशियल्स जो सोडियम है, जैसे बात की थी हमने, तो ये पोटेशियम की थी। अब एक्शन पोटेंशियल जब शुरू हो जाता है तो सोडियम की जो कंडक्टेंस है वो 5000 टाइम्स इंक्रीज हो जाती है। यहाँ लिखा हुआ भी है, तो 5000 टाइम्स इंक्रीज हो जाती है। अच्छा जी, इसके नतीजे में क्या होता है कि एक पिक्चर है जो मैं आपको दिखाती हूँ। उस पिक्चर को देखने के बाद हम ज्यादा बेहतर तरीके से इस चीज को समझ सकेंगे। कोशिश करती हूँ कि पिक्स जो है वो मैं सारी आपकी जो है वो बुक से ही लूँ ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो उनको देखने में और बाद में भी फॉलो करने में भी। अच्छा जी, ये देखिए, बेसिकली ये कंडक्टेंस दिखा रहे हैं कि जी इनिशियल कंडक्टेंस जो हमने उस दफा वीडियो में भी देखी थी, अगर आप इसको कंपेयर करें जो ऊपर एक्शन पोटेंशियल बना हुआ है तो सोडियम की कंडक्टेंस पे हाई पीक आ रही है। इसको हम अगर थोड़ा सा छोटा करें तो आपको पूरा एक ही पिक्चर पे दिखाई देने लगेगा। अब ये देखिए, सोडियम की कंडक्टेंस के साथ ही जो है आपको ओवरशूट मिल रहा है, और वो ओवरशूट कितने तक का है, जो है वो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है +40 तक का ओवरशूट मिल जाता है मेम्ब्रेन पोटेंशियल के ऊपर सोडियम की कंडक्टेंस की वजह से। फिर उसी टाइम पे जो है पोटेशियम के चैनल्स भी ओपन हो रहे हैं, लेकिन जब वो अपनी पीक पे पहुंचते हैं तो ये वो टाइम होता है जब सोडियम चैनल्स बंद होके और डाउनफॉल शुरू हो चुका होता है सोडियम चैनल्स का। ये जो यहाँ पे जो हम बात करें ना, ये जो ग्राफ है बेसिकली ये अपस्ट्रोक दिखा दिए, यानी ये वो पॉइंट है जहां पे मैक्सिमम आपके जो पोटेशियम आपकी जो सोडियम के चैनल्स हैं वो मैक्सिमम ओपन हुए हुए होते हैं। ठीक है जी, इसके बाद मजीद ओपन नहीं होते। ये जो फॉल दिखा रहे हैं इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी जो जो ओपन सोडियम चैनल्स हैं वो अब क्लोज होना शुरू हो रहे हैं। ठीक है जी, तो उसके नतीजे में क्या हो रहा है कि जो सोडियम की कंडक्टेंस है वो रुकना शुरू हुई है। वजह क्या है? चैनल के क्लोजर की। एट दैट टाइम सेम टाइम जो है वो आपकी जो पोटेशियम चैनल्स हैं वो स्लो एंड ग्रेजुअली ओपन होते होते अब अपनी मैक्सिमम पीक के ऊपर आ जाते हैं, और इस पीक के नतीजे में जबकि पोटेशियम का जो आउटफ्लक्स हो रहा होता है तो आपका जो एक्शन पोटेंशियल है वो आपको डाउनफॉल दिखाना शुरू कर देता है। अच्छा जी, ये जो चीज आ रही है इसके नतीजे में आपका जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो गिरता है अगेन टू योर -90 मिलीवोल्ट्स, जो कि आप देख सकते हैं 100 और 80 के दरमियान में -90 मिलीवोल्ट्स के ऊपर गिर जाता है। अच्छा जी, अब ये जो दो चीजें हो गई, अब तीसरी जो चीज आपको यहाँ पे जो हम दिखा सकते हैं वो क्या है? सोडियम पोटेशियम कंडक्टेंस का रेशियो चल रहा है यहाँ पे। ठीक है जी, इसमें अगर आप देखो तो एट द टाइम ऑफ द स्टार्ट जब जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है उस टाइम पे सोडियम पोटेशियम कंडक्टेंस का रेशियो वही है जो हम पहले बात कर चुके हैं, एंड दैट इज 1:100, 0.011 1:100। जैसे जैसे राइज आता जाता है, जैसे जैसे पॉजिटिविटी इंक्रीज होती है, यानी अगर आप इसको इसके साथ कंपेयर करें तो यहाँ पे आप देखें सोडियम का जैसे जैसे चैनल्स ओपन होते जा रहे हैं यहाँ पे रेशियो जो, क्योंकि इसकी कंडक्टिविटी बढ़ती चली जा रही है तो जो रेशियो है सोडियम और पोटेशियम कंडक्टेंस का उसमें फर्क आता चला जा रहा है। यहाँ पे 1:100 था, थोड़ा सा और ऊपर गए तो ये क्या हो गया? 1:10 रह गया। ठीक है, यानी 10:100 रह गया, यानी 10 टाइम्स जो है वो सोडियम की कंडक्टेंस बढ़ गई है यहाँ पे। यहाँ से और ऊपर आगे की तरफ चले तो उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे आपकी जो कंडक्टेंस है वो हो जाती है 1, यानी 100:100, यानी 100 कंडक्टेंस है पोटेशियम की और
उतनी ही सोडियम की भी हो जाती है। लेकिन जैसे ही इससे ऊपर चढ़ना शुरू करते हैं, जैसे 10 तक जब पहुंच रहे हैं, तो 10 का मतलब क्या हुआ कि सोडियम की कंडक्टेंस जो है वो 1000 टाइम्स हो गई है, जबकि पोटेशियम की अपनी वही 100 पे मौजूद है। कभी कभार इससे ऊपर भी चला जाता है, तो उसके लिए फिर आप ये बोलेंगे कि 10,000 इज टू 100 जो है वो इस तरह से ये एक्शन पोटेंशियल में डिफरेंस आ रहा है। तो सोडियम एंड पोटेशियम कंडक्टेंस जो है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेंज होता चला जाता है, और उसकी बेस पर आप देख सकते हैं कि आपकी जो डिफरेंट जो फेजेस हैं वो एक्शन पोटेंशियल के वो हो रहे हैं। अब इसके बाद फिर अगेन क्या होता है कि जब फॉल्ट शुरू होता है, तो अगेन 10,000 से 1000 की जगह फिर 1000 टू 100, वापस 100 इज टू 100, फिर 10 इज टू 100, और दोबारा से फिर 1 इज टू 100 के ऊपर आ जाता है, और कभी कभी उससे भी नीचे चला जाता है। सो दिस इज व्हाट वाज द समरी ऑफ योर एक्शन पोटेंशियल। ठीक है जी। सोडियम पोटेशियम परमेबिलिटी रेशियो जो है वो फिर आपका एक्शन पोटेंशियल कॉज करवा रहा होता है, और ये आप बहुत आराम से देख भी रहे हैं। इसके अलावा फिर जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको आपके साथ डिस्कस करनी है, वो ये है कि कंट्रीब्यूशन क्या खाली सोडियम और पोटेशियम की है, और किसी चीज की कंट्रीब्यूशन नहीं है एक्शन पोटेंशियल में। तो उसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि आया ऐसा है या नहीं है। ऐसा नहीं है। बेसिकली वजह क्या है उसकी, कि जो आपकी जो ट्रैप पॉजिटिवली चार्ज आयंस होते हैं, सॉरी नेगेटिवली चार्ज आयंस होते हैं मेम्ब्रेन के अंदर या सेल के अंदर, जो कि सेल से बाहर मूव ही नहीं करते, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं इन द एक्शन पोटेंशियल। अच्छा, उसकी वजह से क्या हो रहा होता है कि अगर आपका सोडियम इनफ्लक्स हो रहा है, तो वो सोडियम और जो उसकी जो नेगेटिवली चार्ज आयंस है उनके दरमियान में इक्वालिटी आती है। तो दैट इज द रीजन व्हाई पोलराइजेशन से आप जो है वो डीपोलराइजेशन की तरफ जा रहे होते हैं। ठीक है जी। अब अगर तो नेगेटिवली चार्ज आयंस भी मूव करना शुरू कर दें, तो ऑब्वियसली वो जो एक्शन पोटेंशियल मेंटेन हो सक रहा था वो नहीं हो सकेगा। तो वो नेगेटिवली चार्ज आयंस जो के ट्रैप हुए हुए हैं इनसाइड द साइटोप्लाज्म, जो कि कंटिन्यूसली जो है इनसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन को नेगेटिवली चार्ज रखते हैं, उसमें आपके पास प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं, ऑर्गेनिक फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं, और सल्फेट मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं, और इस तरह से जितने भी ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स हैं उनके अंदर नेगेटिविटी मौजूद होती है, और वो फिर इस तरह से आपकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनसाइड द मेम्ब्रेन को मेंटेन करते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपके लिए जो आपको पता होनी चाहिए, वो है कैल्शियम आयन। कैल्शियम आयन आर अनदर कंट्रीब्यूटर्स इन द एक्शन पोटेंशियल्स। ठीक है जी। ये जो है ये क्या करते हैं एक्शन पोटेंशियल को। अच्छा, जो कैल्शियम आयंस हैं कुछ जगहों पे तो ये हाल है कि कैल्शियम और सोडियम साथ मिलके काम करते हैं, कैल्शियम सोडियम आयन चैनल कहलाता है ये। और कुछ ऐसे सेल्स हैं जहाँ पे सोडियम की मौजूदगी नहीं होती है, तो जो सोडियम का काम है, यानी जो पॉजिटिविटी नेट पॉजिटिविटी इनसाइड द सेल जो जनरेट करना है, वो कैल्शियम चैनल्स करते हैं, either in combination with sodium or individually in place of sodium। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये याद रखिएगा। ठीक है जी। अब इसके बाद ये जो 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 इवेंट है, ये अचीव किस तरह से होता है वो भी हमें पता होना चाहिए। तो ये इवेंट जो अचीव होता है वो होता है एक तो कैल्शियम पंप, जैसे मैंने आपको बताया, और वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स। ठीक है जी। कैल्शियम पंप जो होता है वो बेसिकली कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट मूव करता है आउट ऑफ द सेल कैल्शियम को। ठीक है जी। जो हमें, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो जो आउटसाइड द सेल, आउटसाइड द मेम्ब्रेन अगर हम बात करें, आउटसाइड और इनसाइड, तो कुछ जो रेशियो बन रहा था वो 103 नहीं, इसको एक काम करते हैं, इसको बुक में से देख लेते हैं, तो उससे ये होगा कि एक चीज कंफर्म हो जाएगी। वेट अ मिनट, एक शेयर करती हूँ मैं आपसे पेज, उसके बाद फिर हम इसको देखते हैं। ये रहा।
अगर यहाँ पे हम देखें तो कैल्शियम का जो डिफरेंस है वो ये है कि 2.4 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर कैल्शियम जो है वो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड के अंदर होता है, और 0.0001 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर जो है वो कैल्शियम होता है इनसाइड द सेल साइटोप्लाज्म। तो वापस से हम अगर चलें इस पोर्शन को अगर कॉपी पेस्ट कर लें तो वो ज्यादा बेहतर होगा हमारे लिए, क्योंकि फिर बार बार हमें पिक्चर शेयर नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है जी, इसमें से मुझे सिर्फ और सिर्फ इस वक्त ये इंफॉर्मेशन चाहिए। बाकी के पिक्चर को हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं क्योंकि इसकी हमें फिलहाल जरूरत कोई नहीं है। ऑलराइट, अच्छा जी, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो कैल्शियम की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो मैं जो है वो आपको क्लोराइड की बताने लगी थी, क्योंकि मुझे वो याद थी इसको। तो ये इस तरह से है कि कैल्शियम की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 2.4 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर आउटसाइड और 0.0001 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर तो ये हो जाएगी 0.0001 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन। अच्छा जी, अब यहाँ पे जो इस डिफरेंस के हवाले से अगर हम देखते हैं तो जो डिफरेंस है वो जो है ऑलमोस्ट 10,000 फोल्ड्स के करीब बन रहा है, और इस 10,000 फोल्ड्स के अगेंस्ट भी जो मूवमेंट होती है, जो कैल्शियम पंप जो मूवमेंट कराता है वो कैल्शियम की आउटसाइड द मेम्ब्रेन कराता है। ठीक है जी, सो अगेन ये एटीपेज पंप है। ठीक है, इसके बाद फिर आपके पास आता है वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल। दीज आर कंबाइंड विद सोडियम एंड कैल्शियम चैनल्स। ठीक है जी, स्लो चैनल्स होते हैं जो कि 10 to 20 टाइम्स जो है वो लॉन्गर ड्यूरेशन चाहते हैं ओपन होने के लिए। ठीक है, से फॉर एग्जांपल अगर 1 मिनट का कोई एक्शन पोटेंशियल हो रहा है तो सोडियम चैनल यूं खुलेगा, कैल्शियम चैनल यूं खुलेगा जाके। ठीक है जी, तो ये 10 to 20 जो है वो टाइम्स का स्लोअर 10 to 20 टाइम्स स्लोअर ओपनिंग होती है, 10 to 20 टाइम्स स्लो ओपनिंग होती है इनकी। यूजुअली ये वाले चैनल्स कहाँ पाए जाते हैं, हार्ट के अंदर और स्मूथ मसल्स के अंदर, जहाँ पे आपको स्लो स्टेडी मूवमेंट्स की जरूरत होती है या कंटिन्यूस मूवमेंट्स की जरूरत होती है, वहां पे यूजुअली जो है आपके कैल्शियम चैनल्स काम कर रहे होते हैं। जबकि उसके मुकाबले में जहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग मूवमेंट की जरूरत होती है या बहुत स्ट्रॉन्ग एक्टिविटी की जरूरत होती है, उधर सोडियम चैनल्स काम करते हैं। सोडियम चैनल्स क्योंकि बहुत फास्ट चैनल्स हैं तो वो इस वजह से जो है वो इस तरह काम नहीं कर पाते हैं, स्लो, और जो नॉर्मल मैकेनिज्म है उसको ये मेंटेन नहीं कर पा रहे होते। अच्छा, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि जो सोडियम कैल्शियम चैनल्स जो कंबाइंड चैनल्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस वजह से कि सोडियम चैनल्स जो होते हैं वो फास्ट चैनल्स होते हैं, कैल्शियम स्लो चैनल्स होते हैं। तो अगर तो कैल्शियम लेवल्स मौजूद रहते हैं, मेंटेन रहते हैं, तो सोडियम चैनल्स जो हैं वो कंट्रोल में रह के ओपन होते हैं और कंट्रोल में ही क्लोज हो जाते हैं, जिसके नतीजे में नॉर्मल एक्टिविटीज मेंटेन हो सकती हैं। लेकिन कभी कभी जब कैल्शियम डेफिशिएंसी हो जाती है, किसी भी रीजन की वजह से कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो उसके नतीजे में क्या होता है कि आपके अगर फॉर एग्जांपल 20% भी कैल्शियम लेवल्स डेफिशिएंट हो गए हैं अपने नॉर्मल रेंज के मुकाबले में, तो उसके नतीजे में क्या होता है कि जो सोडियम चैनल्स होते हैं वो हाइपर एक्टिव हो जाते हैं। सोडियम चैनल्स के हाइपर एक्टिव होने के नतीजे में ये क्या होता है कि दे बिकम एक्टिवेटेड ऑन इवन स्लाइटेस्ट
चेंज इन द वोल्टेज ऑफ द न्यूरॉन्स, और नेट रिजल्ट क्या होता है कि दे रिपीटेटिवली स्टार्ट्स फायरिंग, और वो जो फायरिंग होती है वो अनकंट्रोल्ड हो जाती है, जिसके नतीजे में ये होता है कि आपकी जो मस्कुलर जो एक्टिविटी है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, और आप उस कंडीशन को कहते हैं टेटनी। ठीक है जी। बेसिक एडवर्स इफेक्ट ऑफ कैल्शियम डेफिशिएंसी, and the reason behind this deficiency adverse event is that sodium channels go rogue, यानी unchallenged, अपनी मर्जी करते हैं और उस अपनी मर्जी के नतीजे में टेटनी हो जाती है। और अगर तो ये टेटनी फिर भी बर्दाश्त हो जाती है अगर पेरिफेरल मसल्स में हो, अगर खुदा ना खास्ता रेस्पिरेटरी मसल्स में हो जाए तो इट्स अ लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन जो कि लीथल भी हो सकती है। समटाइम्स जो है वो पेशेंट जो है वो बगैर किसी नोन रीजन के रेस्पिरेटरी अरेस्ट में ही खत्म भी हो जाते हैं। सो इट्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है जी। अच्छा, अब एक और बहुत जो बात है जो इम्पोर्टेंट, जो 2-3 पॉइंट्स रह गए थे एक्शन पोटेंशियल के हवाले से, कि वो क्या फैक्टर्स हैं जो कि एक्शन पोटेंशियल को इनिशिएट करते हैं। ये बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज है कि एक्शन पोटेंशियल इनिशिएट कैसे होता है। दो चीजें हैं इसके अंदर, वो क्या है कि एक तो ये कि एक पॉजिटिव फीडबैक विशियस सर्कल होता है या विशियस साइकिल होता है जो कि मेम्ब्रेन पोटेंशियल को राइज कर देता है। ठीक है, कोई भी स्टिमुलस ले लीजिए, एक पॉइंट के ऊपर से, फॉर एग्जांपल हम एक न्यूरॉन लेते हैं, उसको बीच में किसी भी जगह पे इलेक्ट्रिक करंट पास कर देता है, इलेक्ट्रिक पॉजिटिवली चार्ज है, उसको आपने जो है वो किसी न्यूरॉन पे लगा दिया, उस पॉइंट से फॉरवर्ड जो है वो न्यूरॉन जो है वो चार्ज हो जाएगा। क्यों? इसलिए कि उसका मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज हो गया है, और उस मेम्ब्रेन पोटेंशियल के चेंज होने के नतीजे में जो है एक्शन पोटेंशियल इनिशिएट हो गया। ठीक है जी। अच्छा, अब दूसरी जो एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो जो है, हम अपनी पुरानी वाली फिगर के ऊपर आएंगे, यहीं पे हम ज्यादा बेहतर तरीके से बात कर सकते हैं, और वो ये है कि थ्रेशोल्ड पोटेंशियल का आना। जैसे कि एक मैंने आपसे कहा कि देयर इज अ सडन राइज ऑफ 15 to 30 millivolts rise in the membrane potential is required to start the action potential। अच्छा, अगर आपने देखा हो, मैंने यहाँ पे ये लाइन बनाई हुई थी, ये जो लाइन मैंने बनाई है, बेसिकली ये जो लाइन मैंने बनाई है ये आपकी थ्रेशोल्ड की लाइन है। ठीक है जी। इसका मतलब क्या हुआ कि सडन राइज ऑफ 15 to 30 millivolts in membrane potential is required। सही है जी। उसके नतीजे में -65 या -60 के करीब मिलीवोल्ट्स के करीब जो है वो मेम्ब्रेन पोटेंशियल पहुंचेगा, और ये वो टाइम है जिस टाइम पे एकदम से सोडियम चैनल बर्स्ट ओपन होते हैं, और जब बर्स्ट ओपन होते हैं तो उसके नतीजे में क्या होगा कि एक साथ समेटेड इफेक्ट आएगा और आपका एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा और डिपोलराइजेशन में चला जाएगा। यूजुअली अगर वो तमाम न्यूरॉन्स जिनका -90 मिलीवोल्ट्स का जो है, अगर आपके पास रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, देखो डिपेंड कर रहा होता है, कुछ जगहों पे जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो डिफरेंट है। ठीक है, तो हम अभी इस वक्त जब न्यूरॉन्स की बात कर रहे हैं तो न्यूरॉन्स में जो -90 मिलीवोल्ट्स का जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, तो उस लेवल के ऊपर थ्रेशोल्ड पोटेंशियल होता है वो -65 मिलीवोल्ट्स होता है। हो सकता है आप बुक में किसी और जगह पे पढ़े आपको जो है -55 मिल जाए या -45 मिलीवोल्ट्स भी मिल सकता है। दैट डिपेंड्स। अगर आप के दिमाग में आए कि भाई मैडम ने तो गलत बताया था, तो मैडम ने गलत इसलिए नहीं बताया था कि जी हो सकता है या वो जगह ही ना पढ़ो, मैंने कहा बार बार कह रही हूँ अगेन, न्यूरॉन, लार्ज न्यूरॉन्स जिनका -90 मिलीवोल्ट्स का रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है, खाली उनके हवाले से फिलहाल मैं बात कर रही हूँ, उनका थ्रेशोल्ड पोटेंशियल कितना होता है, -65 मिलीवोल्ट्स। ठीक है जी। और उसके बाद जो है वो फिर आपका आगे जो है वो चलना शुरू हो जाता है। एक वीडियो दिखाऊंगी अभी आपको मैं, जिसमें अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जो प्रोपगेशन ऑफ द एक्शन पोटेंशियल वो डिस्कस करेंगे। एक मिनट रुक जाइए, मैं आपके लिए वीडियो लगा दूं पहले। हाँ जी, ये देख सकते हैं आप, हैंड रिटन ट्यूटोरियल्स इनका जो है ये पेज है जिसपे ये मैंने वीडियो देखी है, और काफी अच्छी प्रोपगेशन के हवाले से काफी अच्छी वीडियो है जो हम देख रहे हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रोपगेशन।
ठीक है जी। तो एक्शन पोटेंशियल का प्रोपगेशन किस तरह से होता है वो हम इधर देखेंगे। तो इसमें ये है कि एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा है, उसको प्रोपगेट कैसे करते हैं, उसके लिए सबसे पहले इन्होंने न्यूरॉन्स ड्रॉ किए हैं। ठीक है जी, ये 3 न्यूरॉन्स ड्रॉ किए हैं इन्होंने। और बेसिकली ये इसका न्यूक्लियस है, ये एक जोन है, ठीक है। और ये एक ही जैसे कंबाइंड इफेक्ट दे रहे हैं, इसमें भी डिफरेंट किस्म की चीजें ड्रॉ करके बताएंगे, इस वजह से इन्होंने ये इस पिक्चर को रखा है। ये एक जोन है, ये इसका न्यूक्लियस है सेल का। अच्छा, ये जो ये एक्सॉन हिलॉक कहलाता है, ये वो पार्ट है जहां से एक्सॉन स्टार्ट होता है एंड पार्टली डिफरेंट फ्रॉम द साइटोप्लाज्म ऑफ द न्यूरॉन्स। ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ से ग्रेडेड पोटेंशियल स्टार्ट हो रहा है सेल के अंदर से। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो नॉर्मल जो पोटेंशियल है, पॉजिटिव आउटसाइड, नेगेटिव इनसाइड। ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे एक्सॉन हिलॉक के अंदर आपकी एक्टिविटी स्टार्ट हुई है, एक्सॉन हिलॉक के अंदर एक्टिविटी स्टार्ट हुई है। ठीक है। और इस जगह पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया है, पॉजिटिविटी इनसाइड है और नेगेटिविटी आउटसाइड हो गई है फॉर दैट स्पेसिफिक टाइम बीइंग। ठीक है जी। अब इसके बाद क्या होगा कि पोटेंशियल जो है वो आगे की तरफ मूव करना शुरू होगा। अब यहाँ पे देखिए आप, यहाँ बाहर नेगेटिव है, अंदर नेगेटिव है, बाहर पॉजिटिव है। ये पोर्शन जो था ये चेंज हो गया वापस से। अगर आप देखो एक्सॉन हिलॉक वापस आ गया, लेकिन इसने अपनी जो प्रोपगेशन थी वो आगे कर दी है। ठीक है जी। अब एक्शन पोटेंशियल जो है वो मूव कर गया है अगले सेगमेंट के अंदर। ठीक है जी, ये मूवमेंट हो रही है न्यूरॉन्स की अगले सेगमेंट में अंदर आके। और यहाँ पे अब यहाँ से क्या होगा, ये फर्दर फॉरवर्ड मूवमेंट होगी। ठीक है जी। ये जो फॉरवर्ड मूवमेंट होगी इसमें क्या होगा, ये पॉजिटिव, ये वापस से नेगेटिव हो गया, ये अब नेगेटिव हो जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिविटी आ जाएगी। ठीक है जी। तो ये मूवमेंट हो रही है ऑफ द पोटेंशियल फॉरवर्ड। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि जो एक्शन पोटेंशियल है वो आगे की तरफ, आगे से आगे, सेगमेंट बाय सेगमेंट आगे मूव करता चला जा रहा है। ठीक है जी। दिस इज हाउ द प्रोपगेशन टेक्स प्लेस। अच्छा, एक और चीज ये है कि यहाँ बैक साइड पे भी मूवमेंट हो सकती है, लेकिन बैक साइड पे मूवमेंट इसलिए नहीं होती है कि यहाँ पर क्या हो रहा होता है कि यहाँ पर आपके जो है वो न्यूरॉन्स जो हैं वो बेसिकली रिफ्रैक्टरी पीरियड में गए हुए होते हैं। और रिफ्रैक्टरी पीरियड में जाने का मतलब क्या है कि देयर इज सम टाइम, जो कि आपका जो मैंने आपको सोडियम चैनल्स बताए थे वो इनएक्टिव फॉर्म में है, दे आर नॉट इन देयर रेस्टिंग फॉर्म। तो अगर तो वो रेस्टिंग फॉर्म में नहीं होंगे तो वो दोबारा से यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल नहीं उठाएंगे। तो इस वजह से मूवमेंट जो होती है वो फॉरवर्ड होती है, रिफ्रैक्टरी पीरियड की वजह से बैकवर्ड मूवमेंट नहीं हो पाती। इज दैट क्लियर? ये वही चीज है जो इन्होंने ये बेसिकली रिफ्रैक्टरी पीरियड का सोडियम चैनल्स के हवाले से बता रहे हैं, जो अभी मैं 2 मिनट पहले बता चुकी हूँ। इनएक्टिव फॉर्म है ऑब्वियसली, तो इनएक्टिव फॉर्म में वो किसी भी सूरत से ओपन नहीं होगा, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था। जब वो ओपन नहीं होगा तो ऑब्वियस ही बात है कि उसमें किसी भी सूरत से जो है वो मूवमेंट नहीं होगी। इस फॉर्म में जब तक नहीं आएगा, रेस्टिंग फॉर्म में नहीं आएगा, तब तक किसी भी किस्म का एक्शन पोटेंशियल लेने के काबिल नहीं होता सोडियम चैनल। क्लियर? This was all about your propagation of the action potential. यहाँ पे एक और चीज जो आपको मैंने बतानी है, जो इस टॉपिक को कंप्लीट कर देगी इसके बाद, वो है एक और चीज है जो कि मैं यहाँ पे बता देती हूँ आपको इस वाली वीडियो में। ये हिप्पोमेटिक्स की वीडियो है और यहाँ पे अगर आपको आप देखें तो यहाँ तक जो प्रोपोगेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल था वो कंप्लीट हो जाने के बाद इस वीडियो के अंदर क्या होता है, यहाँ पे आप देखिए कि ये न्यूरॉन्स है। अच्छा, वो जो बिट बाय बिट जो एक्टिवेशन हो रही थी, जो भी पिछली वीडियो में हमने देखी थी, ये उस सूरत में होती है जब न्यूरॉन्स अनमाइलिनेटेड होते हैं। ठीक है, यानी उनके ऊपर एक जो है वो इंसुलेशन शीट मौजूद नहीं होती। अब अगर इंसुलेशन शीट मौजूद है और न्यूरॉन्स जो है वो माइलिनेटेड है, तो माइलिनेटेड इस तरह से होते हैं, देखो यहाँ पे ये एक सेल है,
जिसने चारों तरफ से न्यूरॉन को घेरा हुआ है, दिस इज नोन एज द शॉन सेल, और ये प्रोवाइड करता है माइलिनेशन यानी इंसुलेशन टू द न्यूरॉन्स। ये देखो अब यहाँ पे ये एक सेल जो है जिसने चारों तरफ से किया हुआ है, ये एक शॉन सेल है जिसने माइलिनेशन की हुई है, या अगला शॉन सेल है, ठीक है, जिसने माइलिनेशन की हुई है। इन दो शॉन सेल्स के दरमियान में अगर आप देखें तो यहाँ पे एक एरिया है जो कि फ्री नजर आ रहा है आपको, ये जो एरिया है ये नोड ऑफ रैनवियर कहलाता है। अच्छा, ये जो नोड ऑफ रैनवियर है ये वो जगह है जहाँ पे अभी फिर एक्सचेंज ऑफ आयंस होगा, और ये जो बाकी का जो एरिया है, जो इंसुलेटेड एरिया है, यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ आयंस नहीं होगा। ठीक है जी, यहाँ तक की बात क्लियर हो गई है। तो आगे चलते हैं कि यहाँ पे हो क्या रहा होता है। ये शॉन सेल हो गया, एक मिनट, अच्छा जी, जैसे मैंने आपको बताया, जो एक शॉन सेल है जो दो नोड्स के दरमियान में, वो इंटरनोड कहलाता है। दो शॉन सेल्स के दरमियान में जो स्पेस है वो नोड ऑफ रैनवियर कहलाता है। ठीक है जी, अब यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल जो इस जगह पे जनरेट हुआ है, अब वो जो दूसरा जो प्रोपगेशन होगी वो इस नोड के साथ होगी, उसके बाद फिर अगली नोड के पास, फिर उसके बाद अगली नोड, यानी जो पहले जो लास्ट जो हम प्रोपगेशन की बात करते हैं कि बिट बाय बिट एक बिट पॉजिटिव होगा फिर नेगेटिव होगा, उस तरह से जब आगे जाके एक्शन पोटेंशियल प्रोपोगेट करेगा तो वो स्लो तरीके से प्रोपोगेट करता है। इसमें क्या है कि नोड टू नोड जो है वो प्रोपोगेशन हो रही है, तो इसके नतीजे में क्या होता है कि प्रैक्टिकली सीम्स लाइक एक्शन पोटेंशियल जंप कर रहा है। ठीक है जी, तो इस तरह की जो कंडक्शन होती है, जो माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स में होती है, वो बहुत फास्ट होती है, बहुत स्पीडी होती है, एंड दिस काइंड ऑफ नर्व कंडक्शन इज नोन एज साल्टेटरी कंडक्शन। ठीक है जी, दिस वॉज ऑल अबाउट द एक्शन पोटेंशियल। यहाँ तक जो है आपकी तकरीबन तमाम चीजें जो है वो एक्शन पोटेंशियल के हवाले से कवर हो गई हैं। कोई चीज जो समझ में ना आई हो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। होपफुली इन चीजों को आप जब बुक से पढ़ेंगे तो आपको काफी चीजें समझ में आ जाएंगी। इंशाल्लाह फिर दोबारा मुलाकात करेंगे। अब जब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच।